हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी होगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातियों के विवरण का सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो है अगला डामोर या डमरिया जनजाति, जिसमें डामोर जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात में पाई जाती है और ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। ओके दोस्तों, और यह जनजाति जो भील की उपजाति होती है और यह डूरंगपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के जिलों में केंद्रित है या स्थित है। वहीं ये जो लोग हैं राजपूत वंश से अपने आप की उत्पत्ति को मानते हैं। ओके दोस्तों, फिर वहीं है इनका निवास स्थान। तो राजस्थान के डूरंगपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इनकी उपजाति भील जनजाति होती है और इनकी उत्पत्ति राजपूत वंश से माना जाता है। इनकी जो भाषा होती है वागरी, गुजराती और मेवाड़ी होती है, क्योंकि ये राजस्थान और गुजरात के इलाकों में निवास करते हैं। फिर है आर्थिक गतिविधि, मुख्य रूप से किसान होते हैं और ये कृषि पशुपालन करते हैं। सारी जनजातियों की जो है कृषि व्यवस्था ही होती है दोस्तों। फिर है इनकी सामाजिक व्यवस्था। तो इनमें बहुविवाह या दापा, जिसे वधु मूल्य और छड़िया कार्यक्रम, जिसमें मुखिया के सम्मान में इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे जो है प्रचलित है। नेक्स्ट, धनवार जनजाति, जिसमें ये छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, जो मुख्य रूप से राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों जैसे रायगढ़, कोरबा, जशपुर, सरगुजा, बिलासपुर राज्यों में पाई जाती है। जिलों में पाई जाती है। यहीं 2011 की जनगणना के अनुसार जो धनवार जनजाति की जो संख्या है 50,995 है। ओके दोस्तों, फिर है इनका निवास स्थान। यह जनजाति मुख्य रूप से गांव में निवास करती है और खेती और वन्य जीवन पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, सभी जनजातियों का जो व्यवस्था है, कार्य के जो इनका आर्थिक व्यवस्था है, वो किसान जो खेती ही करते हैं और ये वनों पर ही निर्भर होते हैं। ओके दोस्तों, फिर है गोत्र। धनवार जनजाति में कुमरा, मरई, उइके, उर्र जैसे जो गोत्र शामिल या प्रमुख होते हैं। पंचायत देखते हैं। तो धनवार जनजाति में जाति पंचायत होती है। कौन सी जाति पंचायत होती है? सभी जो जनजातियों में पंचायत होती है दोस्तों, जिसके प्रमुख को मुखिया या धनिया कहा जाता है। यह पद वंशानुगत होता है। सिंपल सा है, सभी में जाति पंचायत होती है, इनके मुखिया को धनिया बोलते हैं और इनमें जो है वंशानुगत जो है वो इनमें मुखिया होता है। फिर है वस्त्र देखते हैं। तो इसमें धनवार जनजाति की महिला साड़ी, लहंगा, चोली पहनती है, जिसमें पारंपरिक मोटी पट्टियाँ और शिल्पकारी की गई दिखाई देती है। और जो पुरुष होते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आपको स्क्रीन में नज़र आएगा। संस्कृति देखेंगे इसकी। तो धनवार जनजाति अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखने और अपनी संस्कृति को बचाने में जुटी हुई है। सभी को अपनी संस्कृतियों को बचा कर रखना चाहिए दोस्तों। जैसे जैसे सिविलाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे सब अपनी अपनी जनजातियों को त्यागते जा रहे हैं, लेकिन अपने जनजाति और धर्म को बचा के रखना चाहिए, जिस संस्कृति को, जिससे कि वो अपने जो है धर्म को अच्छे से चला सके। फिर है धनवार जनजाति के लोग बांस के टोकरी, पंखे और अन्य वस्तुएं बनाते हैं। धनवार जनजाति जो है वो बांस से टोकरी और पंखे और अन्य वस्तुएं बनाते हैं। आपको स्क्रीन में नज़र आएगा। ये है इनकी पहनावा ओढ़ावा दोस्तों। ये लहंगा चोली, ये है धोती कुर्ता। फिर वहीं पर ये है लेडीज़ जो है वो बांस से टोकरी बनाती हुई नज़र आ रही है। फिर है हमारा निवास स्थान देखते हैं। ये तो दोस्तों डबल हो गया।
फिर पारंपरिक जीवन शैली देखेंगे तो वे गांव में रहते हैं, खेती और वन्य जीवन में निर्भर करते हैं और इनमें जो है पारंपरिक शिल्प जैसे बांस के काम में संलग्न हैं। फिर आभूषण देखते हैं तो धनवार जनजाति के लोग सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं जो स्थानीय परंपराओं के अनुसार में बने होते हैं। सिंपल सा है, इन लोग जो सभी जनजातियां जो है सोने चांदी के आभूषण तो पहनते हैं जो अपनी परंपरा के अनुसार निर्मित होता है, जिसमें उनके खुद के डिज़ाइन और उनके खुद के जो है वो परंपरा के अनुसार बने होते हैं। फिर इनकी विशेषताएं देखते हैं तो जनजाति का दर्जा, तो धनवार जनजाति को जनजाति का दर्जा मिला है जो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। ओके दोस्तों, फिर है धनवार जनजाति छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक इकाई है। धनवार जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक इकाई है जो अपनी पारंपरिक जीवन शैली, शिल्प और सामाजिक संरचना को बनाए रखती है। किसको? अपनी खुद की जीवन शैली, शिल्प, जो उनके काम करने के तरीके हैं और सामाजिक संरचना को बनाए रखती है। फिर है धनवार जनजाति के लोग अपनी परंपरागत कला, नाच गान और विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके दोस्तों, फिर अगला है भाषा। तो भाषा में देखेंगे धनवार जनजाति की भाषा जो भाषा है तथा बोली वो हिंदी उपजाति में आती है, मतलब हिंदी है इनकी। जो यह भाषा धनवार जनजाति के लोग अपने आपस में बात करने के लिए और समाज के संचार के मतलब को व्यक्त करने के लिए ये करते हैं। फिर है धनवार जनजाति के लोग इस भाषा का प्रयोग अपने समाज, संस्कृति, परंपराओं को संज्ञान में रखने में करते हैं। सिंपल सा बात है, ये इनकी आपसी की जो बोलचाल की भाषा है दोस्तों। फिर है जो कथा कहानियों, लोकगीतों और नृत्यों में भी किया जाता है। इससे समाज की भाषा, सांस्कृतिक और गौरव का प्रदर्शन होता है। सिंपल सा है कि लोग अपनी लोकल भाषा को अपने हर कथा कहानियों, गीतों में यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से उनमें जो है वो गौरव होता है, जो दिखाई देता है कि लोग अपनी अपनी भाषा को तवज्जो देते हैं, महत्वपूर्ण देते हैं। फिर है पांचवा, धनवार जनजाति की भाषा और बोली उनके समाज की अमूल्य समृद्धि होती है और उनके अलगाववादी और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। सिंपल सा है, सभी जनजाति के लोग अपनी अपनी भाषा की जो अपनी अपनी भाषा जो होती है वो एक अमूल्य समृद्धि होती है। वहीं पर ये अपने एक अलग पहचान होती है जो उनके संस्कृति को आसानी से देखा जा सकता है। फिर है इस भाषा के अलावा आदिवासी लोग छत्तीसगढ़ी भाषा और मराठी भाषा में भी पारंगत होते हैं। फिर है 13 नंबर गदबा या गदाबा जनजाति। तो दोस्तों गदबा जनजाति जो मुख्य रूप से उड़ीसा में पाई जाती है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में निवास करती है। यह जनजाति पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है जो 1000 से 3000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। निवास स्थान ये उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के दक्षिण जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पाई जाती है। सिंपल, छत्तीसगढ़ में उपस्थित देखेंगे तो गदबा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में पाई जाती है। फिर वहीं भाषा, तो जो गदबा जनजाति अपनी खुद की भाषा बोलती है जिसे गदबा या गदाबा कहते हैं। संस्कृति देखेंगे तो गदबा जनजाति की अपनी अनूठी संस्कृति, विशेषताएं और विरासत है। मतलब सिंपल सा भाषा है दोस्तों कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी सभी जनजातियों की अपनी अपनी एक विरासत होती है और सभी की अनूठी सांस्कृतिक परंपराएं भी होती है। फिर है जनजातियों के लिए संबंध। तो छत्तीसगढ़ में जो गदबा जनजाति है वो गोंड, हल्बा और भातरा जैसी जनजातियों के साथ में रहती है। फिर है गदबाओं की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, ये सभी जनजातियों के लिए है। इसके साथ में लघु वन उपज के संग्रह, शिकार, मछली पकड़ने और मजदूरी संबंधित कार्य करते हैं। ओके दोस्तों, फिर महिलाएं कपड़े की एक लंबी पट्टी पहनती है जिसे आमतौर पर केरांग
या फिर केरांग के रेशों से तैयार करते हैं। मतलब कि केरांग एक तरीके का एक शिल्प होता है जिससे उसे रेशा तैयार करते हैं और उसी से केरांग वस्त्र तैयार किया जाता है। फिर है गदबा गदबा अपने संगीत, नृत्य और पारंपरिक भोजन के शौकीन होते हैं। सिंपल सा सभी जनजातियाँ अपने अपनी संस्कृति के अनुसार शौकीन होती ही होती है। उसी प्रकार जो गदबा भी है, गदबा जनजाति भी जो है वो अपने संस्कृत, नृत्य और पारंपरिक भोजन के लिए एकदम शौकीन होते हैं। ये ढेमसा नृत्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। आपको दोस्तों सब स्क्रीन में नज़र आ जाएगा किसको क्या बोलते हैं। जो महिलाएं अपने द्वारा अपनी प्रसिद्ध केरांग साड़ी पहनकर, ढेमसा नृत्य में केरांग साड़ी पहना जाता है जिसमें इस दौरान पुरुष संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। जो पुरुष है जो है वो संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, महिलाएं केरांग साड़ी पहनती है। इनके संगीत वाद्य यंत्रों में जैसे शामिल होते हैं, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, बड़े ढोल, मुड़ी बाजा, मांदल, बांसुरी, तमक और महुरी। कौन कौन से? बड़े ढोल, मुड़ी बाजा, मांदल या उसी को मांदर भी बोलते हैं, बांसुरी, तमक और महुरी शामिल हैं। फिर है अगला, साल भर मनाए जाने वाले गीतों जैसे नृत्य, गीत, संगीत, रीति रिवाजों और त्योहारों की समृद्ध लोक परंपरा के माध्यम से गदबाओं का धार्मिक जीवन में इसका प्रतिबिंब उसके अस्तित्व में नजर आता है। आपको एक ही लाइन में समझाऊंगा दोस्तों। जैसे साल भर मनाए जाने वाले, मतलब साल भर में जो भी धार्मिक परंपराएं मनाई जाती है उनमें नृत्य, गीत, संगीत और उनके जो भी रीति रिवाज हैं और उनकी जो भी परंपराएं हैं वो उनके जो गदबाओं की जो जीवन शैली में इजीली नज़र आता है। कहने का मतलब है कि जो भी उनकी रीति रिवाज है वो उनके जो अस्तित्व में नज़र आता है कि आप उनके जीवन में आप जाओगे, उनके साथ रहोगे तो आपको आसानी से दिखाई देगा। फिर है गोंड जनजाति। तो दोस्तों ये गोंड जनजाति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे याद रखिएगा और साथ ही साथ इसे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है दोस्तों इससे क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ गोंड जनजाति के बारे में है, इसे और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गोंड जनजाति होती है, इवन ये इंडिया की भी होती है दोस्तों। ये लोग मुख्य रूप से बस्तर, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिलों में निवास करते हैं। गोंड जनजाति खुद को कोयतोर कहना पसंद करती है और यह बस्तर क्षेत्र में आज भी पारंपरिक जीवन शैली में पाए जाते हैं। यह है गोंड जनजाति, जिस प्रकार से ढोलक और ये अपनी पहनावा ओढ़ावा पहने हुए हैं। फिर जनजाति ये अपने जो यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति होती है। निवास स्थान ये बस्तर, जांजगीर चांपा, दुर्ग जिलों में निवास करते हैं। फिर वहीं इनकी पहचान है, ये अपने आप को कोयतोर पहनना पसंद करते हैं। पारंपरिक जीवन है तो बस्तर जो है, बस्तर क्षेत्र में गोंड आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली में पाए जाते हैं। सिंपल सा है, आप जाएंगे तो अपने खुद के जो परंपरा होती है वो आपको इजीली दिखाई देगा दोस्तों, अगर आप वहाँ जाकर विजिट करते हैं तो, या फिर आप घूमने जाते हैं तो। विवाह प्रथा है, गोंड जनजाति में विवाह की एक अनोखी घोटुल प्रथा है जो इसे विशेष बनाती, मतलब कि जो गोंड जनजाति है उसमें जो घोटुल प्रथा होती है, इसी के कारण ये गोंड जनजाति एक इनको विशेषता प्रदान करती है। फिर है गोंडी भाषा। तो गोंडी भाषा जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। किससे? जो द्रविड़ परिवार भाषा संबंधित है, गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है। सिंपल सा है, गोंड जो है गोंडी भाषा बोलती है जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। किसे? द्रविड़ परिवार से संबंधित है। इनमें गोंडों के जो विभिन्न क्षेत्र में जो गोंड देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में है, तो गोंड जनजाति जो है वो कई जिलों में पाई जाती है, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव,
कोरबा, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, दुर्ग, कंधमाल और बीजापुर में शामिल है। कौन? फिर है गोंड भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समूह में से एक है। जो गोंड लोग भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। फिर है 2001 की, सॉरी 2011 है, 2011 की जनगणना के अनुसार गोंडों की जनसंख्या 11 मिलियन है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के 3 मुख्य गोंड जो निवास स्थान है, छत्तीसगढ़ में 3 जो प्रकार के गोंड पाए जाते हैं, तो हिलमारिया, बाइसन हारमारिया और मुरिया, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो गोंड जनजाति के जो हिलमारिया है उनमें सबसे अलग है, जो अबूझमाड़ पहाड़ियों में रहते हैं। फिर है दंडामी मारिया, इन जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। किनके द्वारा? ये जो हिल मारिया के द्वारा। फिर है बाइसन हारमारिया, गोंड जनजाति की है। गोंड जनजाति को ये पुरुषों के द्वारा नृत्य करते हुए, जो आप देखेंगे जो ये पुरुष होते हैं दोस्तों, ऐसे वो सिंह के आकार के वो पहनते हैं मुकुट, जिसके कारण इसे बाइसन हार्न नाम दिया गया है। फिर है गोंड जनजाति के बाइसन हारमारिया बैल और हल से अपने खेतों की जुताई करते हैं। सिंपल, उनके पास ज़्यादा खेती होती है, इसलिए वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पहाड़ी कम है। फिर बाइसन हारमारिया जनजातियाँ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर हम इतिहास देखते हैं गोंड का। तो हम गोंड के इतिहास में देखेंगे दोस्तों कि गोंडों के प्रथम राज्यों में से एक चांदा था। ये एक राज्य है और राजा का भी नाम है, जिसकी स्थापना 1200 ईस्वी में हुई थी। ओके दोस्तों, फिर गोंड राज्य में पहली परिभाषित राजस्व प्रणाली चंदा राज्य से शुरू की गई थी। ओके दोस्तों, चंदा साम्राज्य द्वारा व्यापक सिंचाई प्रणाली व्यवस्था स्थापित की गई थी। सिंपल। फिर है चांदा राज्य किलों का निर्माण शुरू हुआ, मतलब चांदा राज्य में किलों का निर्माण शुरू हुआ। जो गोंड राज्य था, जिसका परिष्कार बाद में बढ़ता गया, मतलब जो फेमस होता गया, जो हर राज्यों में वह उसका नाम होता चला गया। और पूर्ववर्ती कलचुरी शासकों को, पूर्ववर्ती मतलब पहले जो थे, वो 14वीं शताब्दी में जदूरी एक राजा है जिसने पदच्युत कर दिया, मतलब कि उसे हटा दिया गया और गढ़ साम्राज्य की स्थापना की गई। फिर वहीं रानी दुर्गावती गढ़ मंडला की सबसे प्रसिद्ध योद्धा रानी थी, जो 1564 में अपनी मृत्यु तक रानी दुर्गावती ने अकबर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर आगे है वीर नारायण, जो है वो रानी दुर्गावती की पुत्र थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य पर शासन किया और साथ ही साथ उनकी जो इस लड़ाई को कंटिन्यू किया मुगलों के खिलाफ। फिर वहीं पर कुछ समय तक गोंड राज्यों पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। ओके दोस्तों, फिर अंत में गोंडों को उन्होंने छोड़ दिया, बहाल मतलब छोड़ दिया और मुगलों के आधिपत्य में डाल दिया। कहने का मतलब है जो क्षेत्र इनके कब्जे में थे वहाँ इन राज्यों को डाल दिया और छोड़ दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तक गोंड राज्यों के क्षेत्र पर मराठों का कब्जा था। तब जब तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तब तक जो गोंड जो राज्य थे, जो क्षेत्र थे, वहाँ पे मुगलों का, मराठों का जो था, उनको ऑक्यूपाइड किया गया हुआ था, उनको कब्जा में रखा गया था। फिर वहीं युद्ध के बाद अंग्रेजों ने गोंड जमींदारियों पर नियंत्रण करके राजस्व संग्रहण का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। मतलब कि अंग्रेज ने सीधा गोंड जमींदारी को अपने अधीन ले लिया, नियंत्रण में कर लिया और उनसे राजस्व वसूलने लगे और उनका राजस्व अपने हाथ में रख लिया। अंग्रेजों की औपनिवेशिक एवं वन प्रबंध
प्रथाओं ने गोंड को हंसिए पर डाल दिया। मतलब कि अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक मतलब ऑक्यूपाइड कहने का मतलब है कि उसे अपने कब्जे में लेना, उसे बोलते हैं औपनिवेशिक। तो इस प्रबंधन व्यवस्था के कारण गोंडों से सारा चीज़ को छीन लिया गया। हंसिया मतलब छीन लेना। हो गया दोस्तों। फिर है गोंड लोग अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर थे। अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण व वन नीतियों के कारण उनके अधिकार छीन लिए गए। सिंपल सा है कि सीधा सा उनसे सब चीज़ छीन लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर इन्होंने संघर्ष किया। फिर सलवा जुडूम, गोंड को सलवा जुडूम कहते हैं। तो किसको, तो जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों से लड़ने के लिए एक विद्रोह करने के लिए एक मतलब गोंड लोगों का एक समूह तैयार किया था जिसे सलवा जुडूम कहते हैं, जिसे बाद में 5 जुलाई 2011 को 5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया गया, भंग कर दिया गया। फिर है गोंड चित्रकला। तो गोंड चित्रकला एक पारंपरिक लोक कला है। कौन सी पारंपरिक लोक कला है? जिसकी उत्पत्ति भारत के मध्य प्रदेश की गोंड जनजातियों से हुई थी। कहाँ से? भारत के मध्य से। ये जो इंडिया का जो मैप होता है दोस्तों, ये मध्य से स्टार्ट हुई थी। ओके दोस्तों। फिर है चित्रों में आमतौर पर जटिल पैटर्न और चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। जो चित्र बनाते हैं लोग तो उसमें आमतौर पर जटिल पैटर्न, बहुत ही कठिन पैटर्न होते हैं और चमकीले रंग का प्रयोग किया जाता है, जो प्राकृतिक दुनिया, जानवरों और आदिवासी जीवन को दर्शाते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक दुनिया, जानवरों और आदिवासियों के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। फिर गोंड चित्रकला पारंपरिक रूप से पत्ती, फूल और मिट्टी के मतलब उस प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाई जाती है। पत्ती, फूल, मिट्टी से बने प्राकृतिक रंग का उपयोग करके उस चित्रकला को बनाए जाते हैं। फिर है गोंड चित्रकला अपनी अनूठी जीवन शैली और तकनीकी के लिए जानी जाती है। जो गोंड जनजाति है वो अपनी चित्रकला, अनूठी जीवन शैली के लिए, एवं सारे जनजातियों की वही एक है कि उनकी एक अनूठी जीवन शैली की वजह से जाना जाता है। इनमें जटिल बिंदु रेखा काम शामिल है। फिर वही है कलाकार आमतौर पर पेंटिंग के जटिल विवरण बनाने के लिए एक पतली नोक वाली कलम या ब्रश का उपयोग करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। गोंड चित्रकला के विषय अक्सर प्राकृतिक लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो है गोंड की जो चित्रकला है वो सीधा सा बात है उनकी लोक कथा और उनके जीवन से जो है वो रिलेटेड होते हैं। गोंड चित्रकला विश्व भर में एक लोकप्रिय कला बन गई है और इसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और प्रदर्शित किया जा चुका है। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों मतलब कहीं मेला या फिर जो मार्केट लगता है जहाँ पे शो होता है वहाँ पर इसे प्रदर्शित किया जा चुका है। तो दोस्तों यह क्लास यहीं तक था। यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं। जय हिंद और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।